Hello everyone. Many times in prelims paper, you will get to see such statement and question which may seems right to you, but in reality they are incorrect. Day before yesterday मैंने आपके साथ कुछ यूपीएससी के PYQ शेयर किए थे. In that video I tried to tell you कि questions को कैसे अप्रोच करना है. So उस वीडियो में दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था. एक बेसिक स्ट्रक्चर को लेके था और दूसरा जुडिशियल रिव्यू को लेके था. उस वीडियो के बाद आपके काफ़ी डाउट आया कि सर बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ऐसा डाउट क्यों आया? आप यूपीएससी को देखोगे तो कई बार कुछ स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसे फ्रेम करता है जो ऑन द फेस ऑफ इट आपको करेक्ट लगेगा, बट इन रियलिटी वो इनकरेक्ट होता है. और ऐसे स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ कि सच के आसपास का झूठ बोलना, जो कि यूपीएससी आपके साथ करता है. दीज स्टेटमेंट्स आर दी ट्रैप जिसमें जनरली आप फंस जाते हैं बिकॉज आप डीप में चीज़ों को नहीं देखे होते हैं. और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं कि पहली नज़र में आपको ये स्टेटमेंट सही लगेंगे. सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू ऐसे ही वेरियस स्टेटमेंट जो कि यूपीएससी फ्रेम करता है, जो आपका दिमाग बोलेगा, जो आपकी नॉलेज बोलेगी सही है, बट दे आर नॉट. इस वीडियो में मैंने पॉलिटी को कवर किया है. एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू देन यू प्लीज़ कमेंट. आई विल ट्राई टू कवर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था. क्वेश्चन नंबर 13, ये 2020 का पेपर है यूपीएससी का, सेट ए है. पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी. पहली नज़र में आपको स्टेटमेंट सही लगेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को. बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ले डाउन की थी. देखो, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो सबसे पहले 4 केसेस समझने होंगे आपको. द फर्स्ट वन इज शंकरी प्रसाद केस 1951, सेकंड वन इज गोलकनाथ केस, थर्ड वन इज केशवानंद भारती केस एंड द फोर्थ वन इज मिनेर्वा मिल्स केस. शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है. बट इन गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्ट बैक कर दिया एंड दे सेड दैट कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. नाउ इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस के डिसीजन को फिर रिवर्ट बैक किया एंड दे सेड कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट, जब 1973 में पार्लियामेंट के पावर को कर्टेल कर दिया गया, तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 में. उसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है. बट इन मिनेर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट किया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट इट. यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम टू टाइम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट इवॉल्व हुए हैं इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लाइक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवर्निटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेकुलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल्स 226, 227. ये आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा. सो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग जजमेंट में बताता है कि क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के. नाउ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ देखो आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड. यहाँ भी कंफ्यूजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आप ये जानो कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है. इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू चेक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सो दैट दे कैन नॉट एक्सीड देयर अथॉरिटी. ये सिंपल जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन है. सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल से जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है. किन किन आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है, लाइक आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया आपका, आर्टिकल 136 हो गया, आर्टिकल 142 हो गया, आर्टिकल 147 हो गया. ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं जहां से सुप्रीम कोर्ट डिराइव करता है जुडिशियल रिव्यू का पावर. बट अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, तो प्रोवाइड नहीं करता है. लेट मी शो यू द ऑफिशियल की ऑफ यूपीएससी कि यूपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया था. यू कैन सी हियर, ये 2020 का पेपर था, सेट ए था. ये क्वेश्चन नंबर 13 का डी है, नीदर वन नॉर टू. सो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है.
नाउ मूविंग ऑन टू अदर स्टेटमेंट्स। पहला हमने देख लिया है, दूसरा भी हमने देख लिया। थर्ड स्टेटमेंट है, फेडरल कैरेक्टर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो ये स्टेटमेंट आपको देख के लगेगा कि करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको शो किया है कि फिफ्थ देखो यहाँ पे, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी एक्सप्लिसिटली फेडरेशन का टर्म मेंशन नहीं है। इंस्टेड ऑफ फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है। लेट मी शो यू, ये आर्टिकल 1 है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। So even though federal character is a part of basic structure, but instead of federation in article 1 union of state is mentioned। इंडियन फेडरेशन की बात करें तो इंडियन फेडरेशन कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन पे बेस्ड है, ना कि अमेरिकन मॉडल पे, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। हैंस आप एक स्टेटमेंट याद रखना कि इंडियन फेडरेशन इज अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द एक्सपेंडिचर एंड सैलरीज इनकर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको लॉजिकली सोचोगे तो आपको ये करेक्ट लगेगा, बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ना ही एक्सपेंडिचर और ना ही सैलरी CFI पे चार्ज होता है। कोई भी सैलरी या एक्सपेंसेस चार्ज ऑन CFI रहेगा, डैट मीन्स बजट के टाइम पे उस पर वोटिंग नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए। डैट इज़ वाई जब हम बोलते हैं कि 4 कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, UPSC, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और कैग, इन चारों में से सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसी बॉडी है जिसका एक्सपेंडिचर CFI पे चार्ज नहीं होता। इसके अलावा जो बाकी बॉडीज़ हैं उनके एक्सपेंडिचर, उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस CFI पे चार्ज होते हैं, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा लिमिटेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस पे। लेट मी शो यू, यहाँ पे आप देखो ये आर्टिकल 148 है, ये कैग का आर्टिकल है। यू कैन सी क्लॉज 6, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग charged upon consolidated fund of India. This is article 322 for public service commission, UPSC के लिए भी, स्टेट PCS के लिए भी। UPSC का इंक्लूडिंग सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन चार्ज ऑन CFI, और स्टेट का चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। दिस इज आर्टिकल 112। यहाँ पे आप क्लॉज 3 देखो, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनमें आप D देखो, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चार्ज है CFI पे। पेंशंस पेबल टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो जो पेंशन है वो CFI पे चार्ज होता है, बट जो सैलरीज होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज रहता है। एंड हियर यू कैन सी सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू कैग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चार्ज ऑन CFI हैं, डैट मीन्स किस पे वोटिंग नहीं होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि जनरली आपको लग सकता है कि जब UPSC का, कैग का, सुप्रीम कोर्ट का चार्ज होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इतनी सुप्रीम बॉडी है उसका भी चार्ज होता होगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। आई जस्ट फॉरगॉट टू आस्क वन क्वेश्चन। सी द सेकंड स्टेटमेंट अबाउट जुडिशियल रिव्यू। आई वांट यू टू कमेंट वेदर सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू मनी बिल और नॉट। आपने शायद पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट ने आधार एक्ट को एज अ मनी बिल पास कर दिया है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ का आंसर देना, क्या सुप्रीम कोर्ट मनी बिल को रिव्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट फिफ्थ, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज 6 ईयर और एज ऑफ 65 ईयर विच इज़ अर्लियर। इस स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट डैट इज 6 ईयर और 65 ईयर, ये करेक्ट है, बट टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेट मी शो यू, सी दिस इज आर्टिकल 324 रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। इसमें आप क्लॉज 5 देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी सच एज प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइन। तो यहाँ पहला लाइन देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। In this context, Parliament has enacted one law. You can see here the Election Commission Condition of Service of Election Commissioner and Transaction of Business Act 1991. इसी के अंदर you will find term of office. Here you can see term of office. The Chief Election Commissioner or an Election Commissioner shall hold office for the term of 6 years from the date on which he assumed his office, provided that where the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner attain the age of 65 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेट टर्म्स ऑफ 6 ईयर। सो टर्म ऑफ ऑफिस आपका इस एक्ट में मेंशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है।
जनरली आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया रहता है, बट वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं रहता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर एक्ट में मेंशन है। सो जब ये स्टेटमेंट हमको एग्जाम में मिलता है या फिर मॉक में मिलता है, वी माइट थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इट इज़ मेंशन इन द एक्ट। नाउ स्टेटमेंट 6, इलेक्शन कमिश्नर आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तब करेक्ट होता है स्टेटमेंट, बट इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। लेट मी शो यू, हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप आगे पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है जिस ग्राउंड पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है। डेट इज़ वाई यहाँ पे इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट आप इलेक्शन कमिश्नर की बात करो तो यहाँ देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बगैर इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं रिमूव किया जा सकता है, बट अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड सो दे कैन बी रिमूव्ड। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं है। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और यूपीएससी जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, एंड दीज आर द ट्रैप वी जनरली फॉल इनटू। नाउ स्टेटमेंट 7 देखो आप, द टर्म बजट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112। इतने बार आप बजट का नाम सुनते हो, चाहे आप न्यूज़ में देखो, न्यूज़पेपर में देखो या फिर मैगजीन में देखो, और इसीलिए वी माइट गेट अ फॉल्स आइडिया कि बजट मेंशन है आर्टिकल 112 में। बट इंस्टेड ऑफ बजट आर्टिकल 112 में यू कैन सी हियर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। बजट का नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is mentioned in the constitution but cabinet is not mentioned. This statement is also wrong क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आर्टिकल 74 और 75 से डिफाइन किया गया है, वहीं कैबिनेट हमारा आर्टिकल 352 में मेंशन है। लेट मी शो यू, हियर यू कैन सी आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, एंड इन आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। Have a look at clause 3. The president shall not issue a proclamation unless the decision of union cabinet. यहाँ पे कैबिनेट को डिफाइन किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अंडर आर्टिकल 75. So constitution has defined the term council of minister in article 74 and 75, but constitution में council of minister का size और composition नहीं दिया गया है. The size and composition of council of minister is determined by the PM. वहीं कैबिनेट की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट टर्म मेंशन नहीं था, बट आफ्टर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैबिनेट वर्ड को मेंशन किया गया है टू प्रोवाइड सेफगार्ड, ताकि पीएम जो है वो खुद के विम्स एंड फैंसेस पे इमरजेंसी प्रोक्लेम ना कर सकें। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267। अगर आपने आर्टिकल 267 को बहुत ही रफली पढ़ा होगा देन यू माइट थिंक कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक्चुअली दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेट मी शो यू, सी दिस इज आर्टिकल 267। यहाँ पहला क्लॉज देखो आप, पार्लियामेंट में बाई लॉ एस्टैब्लिश्ड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू क्रिएट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और इसीलिए पार्लियामेंट ने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 को एनेक्ट किया था। आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड का मेंशन है, वहीं आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मेंशन है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। कंटिजेंसी फंड की बात करें तो इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट और इट इज़ हैंडल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द मनी बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द मनी बिल बट ही कैन नॉट सेंड द मनी बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन, और ये चीज़ आपका आर्टिकल 111 में मेंशन है। यू कैन सी हियर, या आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही मे आइदर गिव हिज एसेंट और विथ होल्ड हिज एसेंट बट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल। यहाँ पे आप देखो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच का डिफरेंस। ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, बट इन केस ऑफ मनी बिल इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। सो इस पॉइंट को आप याद रखना, जनरली प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि मनी बिल उनके प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। यू कैन सी हियर, प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विथ हिज प्रायर परमिशन। सो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे बट ही कैन रिजेक्ट, उनके पास पावर होती है बट वो रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट,
The Constitution provide the procedure for selection and appointment of PM. This statement is also wrong because Constitution में कोई भी procedure mention नहीं है for selection and appointment of PM. आर्टिकल 75 सिर्फ ये बोलता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. हेंस कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम को सिलेक्ट करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी है उनको ही पीएम अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. But there are some cases where president may exercise his personal discretion in the selection and appointment of prime minister. Like when there is hung assembly, जहाँ पे किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, at that time president usually appoint leader of largest party or coalition as a prime minister and later ask him to seek vote of confidence. Now the next statement, the term of PM is 5 year as per Indian Constitution. ये भी statement आपका गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम का कोई टर्म मेंशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. यू कैन सी हियर द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी उनको निकाल देंगे. ही विल रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर. ये 6 ईयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है. ये आपका आरपीए एक्ट 1951 में दिया गया है. यूपीएससी के लिए आरपीए 1950 और 1951 बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस में तो एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है और प्रीलिम्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना और इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी. वाइस प्रेसिडेंट जो भी सैलरी ड्रॉ करते हैं वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेते हैं. Next statement is the constitution mentioned that the vice president can be removed from the office for the violation of constitution. ये भी statement आपका wrong है because यहाँ पे vice president नहीं होगा, सिर्फ president होगा. एक point आप याद रखना, constitution में कोई ground mention नहीं है for the removal of speaker, deputy speaker, chairman and deputy chairman. So this statement is wrong. Now according to the constitution of India, the opposition party in Lok Sabha has to have at least 10% of the total strength of Lok Sabha. देखो ये आपको सही लगेगा स्टेटमेंट क्योंकि कई बॉडीज ऐसी हैं जिसको अपॉइंट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लोकपाल में था बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकपाल अपॉइंट नहीं हुए थे. तो आपको लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है बट ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ये आपका डायरेक्शन 121 क्लॉज 1 ऑफ स्पीकर में मेंशन है. और ये 10% का रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि यू मे नो कि जो कोरम है वो 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है और कोरम आर्टिकल 100 में मेंशन है. तो इसको आप याद रखना कि कोरम मेंशन है बट लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10% रूल मेंशन नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन है. लेट मी शो यू, यू कैन सी हियर द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977. इस एक्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन मेंशन है, इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है. Now the next statement, the term of office of Attorney General is fixed by the Constitution. This statement is also wrong. Let me show you the article. Article 76 में आपको Attorney General of India का मेंशन मिलेगा. यहाँ पे clause 4 देखो आप, the Attorney General shall hold office during the pleasure of President. यहाँ पे Attorney General की जो सैलरी है वो भी President डिसाइड और उनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो भी डिपेंड अपॉन द प्लेजर ऑफ President. तो कोई टर्म मेंशन नहीं है. Now next, the office of Attorney General and the Solicitor General is created by the Constitution of India under Article 76. Attorney General का तो मैंने आपको दिखा दिया है बट Solicitor General का जो ऑफिस है वो Constitution क्रिएट नहीं करता है. This question has also been asked by UPSC previously. तो आप ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान रखना. Now the last statement, there shall be a council of minister with the chief minister at the head to aid and advise the governor who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. इफ़ यू सी दिस स्टेटमेंट यू माइट थिंक ये करेक्ट है बट इफ़ यू लुक क्लोजली यहाँ पे सीएम नहीं होगा, यहाँ पे पीएम होगा और यहाँ पे गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा. सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर ये रूल लागू होता है और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू लाया गया था. लेट मी शो यू द आर्टिकल. यहाँ पे आप आर्टिकल 74 देखो, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. Provided that President may require the Council of Ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the President shall act, you see, shall act
in accordance with the advice tendered after such reconsideration. But if you look the Article 163, there shall be Council of Minister with the Chief Minister at the head to aid and advise Governor in the exercise of his function. यहाँ तक तो आपका सेम है, यहाँ से यहाँ तक. But after that, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. यहाँ पे constitution has provided some discretion to the governor, but for president there are some situational discretion, but not as absolute as governor. So these are some of the statement which you might think कि सही होता है, but in exam it will trick you अगर आप between the lines नहीं पढ़ोगे. I'll upload this PDF on my Telegram channel, और जब भी आप पॉलिटी पढ़ो तो ट्राई टू रीड इट विथ बेयर एक्ट. दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ आर्टिकल के थ्रू समझाया है, ताकि सिर्फ आपको आर्टिकल ना पता चले. आर्टिकल में जो वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को पढ़ना तो सिर्फ शैलो तरीके से मत पढ़ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट.